हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द EMRS लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है और आप सभी लोगों ने अब तैयारी कर ली है या फिर बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और या फिर बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं। अगर आपने सपना देखा है EMRS लाइब्रेरियन बनने का, तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव आपसे यही है कि आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ऐसा है दोस्तों, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के 2 महीने के अंदर, नोटिफिकेशन के बाद 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा और 2 महीने में लाइब्रेरी साइंस जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट को ना तो पूरा पढ़ा जा सकता है, ना रिवीजन किया जा सकता है। तो इसलिए आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से डिप्लोमा कोर्स किया है लाइब्रेरी साइंस में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने BLS कोर्स किया है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, नोट्स कैसे बनाएं। इसके लिए मैं आप सभी के लिए लगातार 10 दिन जो है बेसिक क्लासेस लेकर आ रहा हूँ लाइब्रेरी साइंस की, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़े, किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। दोस्तों अभी तक हमने 4 क्लासें हमने डाल दी हैं, उसकी प्ले लिस्ट भी हमने बना दी है। तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार जो है जितने भी लगातार 10 क्लासेस को देखो, ताकि आपको पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। इसकी जो पीडीएफ है आपको जो क्लास के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। और जो विद्यार्थी EMRS लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और उसमें EMRS वाले कोर्स में जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों स्पेशली EMRS लाइब्रेरियन के लिए आज हमारा ये 5वां दिन है, और 5वां दिन है जिसके अंदर हम केवल लाइब्रेरी साइंस की बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा का विकास कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया। लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया। तो भारत में पुस्तकालय शिक्षा का विकास, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि आप भी पेन और रजिस्टर उठा लीजिए मेरे साथ साथ। जैसा मैं आपको थ्योरी लिखा रहा हूँ वैसे वैसे आप एक बार हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको लिखा रहा हूँ ये वो चीज़ें हैं, क्योंकि मेरी सोच हमेशा ये है कि मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही पढ़ाऊँ, क्योंकि जैसा आपके सिलेबस में टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित पढ़ाऊँ, ताकि आपका जो फोकस है उस सिलेबस के ऊपर रहे और सिलेबस के टॉपिक के ऊपर रहे, ताकि आपको पता चले कि वहाँ पर जब एग्जाम दो तो उस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, उस टॉपिक से संबंधित कैसा भी परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाए, आपका सही होना चाहिए दोस्तों। तो आप एक बार पेन और रजिस्टर उठा लीजिए, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद 2-3 बार रिवीजन जरूर कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों। तो आज का टॉपिक है कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा का विकास। आखिरकार भारत में पुस्तकालय शिक्षा का विकास की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई थी। देखिए, सबसे पहले
किसी भी चीज को डेवलपमेंट करने के लिए एक हमेशा या किसी चीज को लागू करने के लिए एक आंदोलन होता है, ठीक है ना। तो आखिरकार सबसे पहले जो है, हम अगर बात करें तो सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी का विकास के बारे में चर्चा हुई। तो पब्लिक लाइब्रेरी का विकास करने के लिए सबसे पहले पुस्तकालय आंदोलन हुआ था। तो पुस्तकालय आंदोलन के रूप में पब्लिक लाइब्रेरी का विकास की शुरुआत हुई थी। पुस्तकालय आंदोलन, पुस्तकालय आंदोलन जिसे हम कहते हैं लाइब्रेरी मूवमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? लाइब्रेरी मूवमेंट। तो पुस्तकालय आंदोलन के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय को अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक लाइब्रेरी का विकास, ठीक है ना, पब्लिक लाइब्रेरी का विकास। तो सबसे पहले जब पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, तो उस समय जो ये पुस्तकालय आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी सबसे पहले, ध्यान रखना है कहाँ से हुई थी, 1906 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1906 में इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ पर दोस्तों? बड़ौदा शहर में। कहाँ पर दोस्तों? बड़ौदा शहर में। तो बड़ौदा शहर के 1906 में, बड़ौदा में 1906 में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब सुनना मेरी बात, ठीक है। अब देखिए, शुरुआत हुई थी, लेकिन उग्र रूप में पुस्तकालय आंदोलन कब हुआ था? वो 1910 में हुआ था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पुस्तकालय आंदोलन के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय का विकास हुआ था। सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी को डेवलपमेंट करने का जोर दिया था, ठीक है। और ये शुरुआत किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये शुरुआत की गई थी, आपके ध्यान रखना है, बड़ौदा के महाराजा सियाजी गायकवाड़ तृतीय के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सियाजी गायकवाड़ तृतीय उस समय बड़ौदा के राजा थे, और उन्होंने जो है पब्लिक लाइब्रेरी को विकास करने के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी को जो है सुचारू रूप से चालू कराने के लिए एक पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो 1906 से पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत धीरे धीरे शुरू हुई थी। लेकिन वास्तविक में पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट कब हुआ था? ठीक है ना। तो पुस्तकालय आंदोलन जो है, लाइब्रेरी मूवमेंट यानी ये आंदोलन जोर कब पकड़ा था? तो वास्तव में पुस्तकालय जो आंदोलन, अगर परीक्षा के अंदर आ जाए तो पुस्तकालय आंदोलन जो कब हुआ था, तो ध्यान रखना, पुस्तकालय आंदोलन हुआ था 1910 में। और कहाँ पर दोस्तों? बड़ौदा का मतलब बड़ौदा शहर में। ध्यान रखना, शुरुआत तो 1906 से शुरू हो गई थी, धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन वास्तव में कुछ करने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी को डेवलपमेंट करने के लिए, तो पुस्तकालय आंदोलन की सही शुरुआत जो है 1910 में बड़ौदा में हुई थी। और किसके द्वारा शुरू हुई थी? बड़ौदा के महाराजा शिवाजी गायकवाड़ तृतीय के द्वारा हुई थी, ठीक है। तो फिर 1910 में हुई थी, फिर 1911 में, ये ध्यान रखना, 1911 में बड़ौदा के राजा कौन? शिवाजी गायकवाड़ तृतीय ने, बड़ौदा के राजा ने अमेरिका से, कहाँ से दोस्तों? अमेरिका से एक पुस्तकालय अध्यक्ष जिसे हम लाइब्रेरियन कहते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष को बड़ौदा बुलाया। कहाँ बुलाया दोस्तों? बड़ौदा बुलाया। और उस पुस्तकालय अध्यक्ष का नाम था W.A. बॉर्डन। क्या नाम था दोस्तों? W.A. बॉर्डन, ठीक है। तो 1910 में लाइब्रेरी मूवमेंट यानी पुस्तकालय आंदोलन हुआ था बड़ौदा में। तो 1911 में बड़ौदा का राजा ने अमेरिका से एक ऐसे लाइब्रेरियन को बुलाया जिनका नाम है W.A. बॉर्डन। तो W.A. बॉर्डन बड़ौदा शहर में कब आते हैं? 1911 में आते हैं। और W.A. बॉर्डन कौन है? W.A. बॉर्डन, ध्यान रखना है, मेलविन डीवी के शिष्य थे। कौन थे दोस्तों? मेलविन डीवी के स्टूडेंट, या फिर हम कह सकते हैं शिष्य या स्टूडेंट थे दोस्तों, ठीक है ना।
तो मेलविन डीवी के शिष्य थे और अमेरिका से 1911 में डब्ल्यू बोर्डन जो है बड़ौदा में आते हैं। इनके बुलाने पर शिवाजी गायकवाड़ तृतीय के बुलाने पर आते हैं। तो फिर जब वो 1911 में आते हैं तो वहाँ पर जो है लाइब्रेरी को कैसे डेवलपमेंट किया जाए उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होती है और कई बार पूछा जाता है कि लाइब्रेरी एजुकेशन की शुरुआत, अर्थात जिसे हम कहते हैं पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत, भारत में पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत अगर कई बार पूछा जाता है ना, तो भारत में पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत कब से हुई? तो ध्यान रखना है, भारत में पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी एजुकेशन की शुरुआत, तो ध्यान रखना है भारत में पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत 1911 में हुई थी, क्योंकि 1910 में आंदोलन हुआ था। 1911 में जब डब्ल्यू बोर्डन आते हैं अमेरिका से बड़ौदा में, तो 1911 में ही डब्ल्यू बोर्डन आने के बाद ही भारत में पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत हुई थी दोस्तों। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद क्या क्या ऐसी चीजें हुई थी उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट लाइब्रेरी जनरल। ठीक है, फर्स्ट लाइब्रेरी जनरल इन इंडिया। ठीक है ना, ये कई बार पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि भारत में पहली पुस्तकालय पत्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भारत में पहली पुस्तकालय पत्रिका। ठीक है ना, तो भारत में पहली पुस्तकालय पत्रिका, तो भारत के अंदर जो पहली पुस्तकालय पत्रिका है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सीधा सवाल बनता है कि विच इज द फर्स्ट लाइब्रेरी जनरल इन इंडिया। तो जनरल इन इंडिया मतलब पहली पुस्तकालय पत्रिका का नाम क्या था, भारत में पहली पुस्तकालय पत्रिका का नाम क्या था? तो ध्यान रखना है आपको, पहली पुस्तकालय पत्रिका का नाम था लाइब्रेरी मिसलेनी। क्या नाम था दोस्तों? लाइब्रेरी मिसलेनी, ध्यान रखना। तो पहले जो पुस्तकालय जो पत्रिका थी लाइब्रेरी जनरल है, उसका नाम था लाइब्रेरी मिसलेनी। अब लाइब्रेरी मिसलेनी की जो पब्लिकेशन ईयर है, इसको पब्लिश कब किया गया था? तो लाइब्रेरी मिसलेनी को पब्लिश किया गया था 1912 में। ठीक है, 1912 में इसको प्रकाशित किया गया था। और इसको कौन सी भाषा में प्रकाशित किया गया? तो मैं बताना चाहता हूं कि एक तो इंग्लिश में, दूसरा है आपके गुजराती और तीसरा है मराठी। तीसरा कौन सा है दोस्तों? मराठी। तो 3 भाषा में, कितनी भाषा में दोस्तों? 3 भाषा में। तो भारत में पहली लाइब्रेरी जनरल, भारत में पहली पुस्तकालय क्या कह सकते हैं पत्रिका, जिसका नाम है लाइब्रेरी मिसलेनी, जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1912 में और उसे 3 भाषाओं में प्रकाशित किया गया था, इंग्लिश, मराठी और तीसरा कौन सा है? गुजराती है। जान क्या है दोस्तों? गुजराती है। ठीक है, इसकी जो अवधि है, अवधि का मतलब फ्रीक्वेंसली, इसकी जो अवधि है वो अवधि क्या है दोस्तों? क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है त्रैमासिक। ठीक है, इसकी जो अवधि क्या है दोस्तों? ये त्रैमासिक है। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइब्रेरी मिसलेनी। तो लाइब्रेरी मिसलेनी जो कि भारत में पहली पुस्तकालय पत्रिका थी, इसकी अवधि क्या है? तो वो त्रैमासिक है। क्या है दोस्तों? त्रैमासिक है। और कई बार इसका पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट एडिटर, इसका एडिटर कौन था? तो एडिटर कौन था दोस्तों? J.S. कोडालकर। ठीक है ना, इसका जो फर्स्ट एडिटर, ठीक है, इसका जो फर्स्ट एडिटर यानी प्रथम संपादक, इसका जो फर्स्ट एडिटर कौन था? वो था J.S. कोडालकर। ठीक है ना, आइए, J.S. कोडालकर। ठीक है, तो J.S. कोडालकर जो है वो क्या थे दोस्तों? इसके फर्स्ट एडिटर थे। कौन थे दोस्तों?
फर्स्ट एडिटर था। ये कई बार सवाल पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि लाइब्रेरी मिसलेनी जो कि पहली पत्रिका है लाइब्रेरी पर, तो उसके जो एडिटर है वो कौन है, JS कोडालकर है दोस्तों। ये कई बार पूछा जाता है। फिर ये पत्रिका जो है बंद हो गई थी, सीज्ड। सीज्ड का मतलब होता है बंद होना। तो ये पत्रिका कब बंद हो गई थी, 1919 में। 12 में शुरू हुई थी, फिर ये 12 में शुरू हुई थी, और फिर ये 1919 में क्या हो गया दोस्तों, बंद हो गई थी। ठीक है ना, सीज्ड का मतलब होता है बंद होना। ठीक है, ये पत्रिका 1919 में बंद हो गई थी। और इस पत्रिका का जो प्रकाशन है, ध्यान रखना, इस पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इस पत्रिका का प्रकाशन यानी पब्लिकेशन शुरू किया गया था बाई बड़ौदा के राजा। तो बड़ौदा के जो राजा है सियाजी गायकवाड़ तृतीय के द्वारा इस पहली लाइब्रेरी जो जनरल है इसका क्या शुरू किया गया था, पब्लिकेशन शुरू किया गया था। ये सवाल कई बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट लाइब्रेरी जनरल इन इंडिया, भारत में पहली पुस्तकालय पत्रिका का नाम ये था दोस्तों। ठीक है, अब कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट बुक ऑन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। ठीक है ना, दूसरा ये टॉपिक है कि फर्स्ट बुक ऑन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान पर पहली पुस्तक, ध्यान रखना कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान पर पहली पुस्तक, कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान की पहली किताब। हमने सबसे पहले बात की थी कि भारत में पहले पुस्तकालय पत्रिका। अब हम बात कर रहे हैं कि भारत में लाइब्रेरी साइंस की पहली किताब कौन सी थी। तो लाइब्रेरी साइंस की पहली किताब का नाम है हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, उस किताब का नाम क्या है दोस्तों, उस किताब का नाम है हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उसका नाम क्या था दोस्तों, हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये पुस्तकालय विज्ञान की पहली किताब है। ध्यान रखना, ये वो पहली पत्रिका थी। लाइब्रेरी मिसलेनी क्या थी, वो पहली पत्रिका थी। ये है, हम बात कर रहे हैं पहली किताब का, जिसका नाम है हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। ये किताब 1913 में BH मेहता के द्वारा लिखी गई थी। ये किताब लिखी गई थी, दिस बुक वाज रिटन बाय, ये किताब लिखी गई थी BH मेहता के द्वारा। और कब लिखी गई थी, तो ध्यान रखना है कि 1913 में। कब लिखी गई थी इस किताब को, 1913 में इस किताब को लिखा गया था। ये सवाल अक्सर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और विद्यार्थी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना पहली जनरल और पहली किताब के अंदर आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक। ध्यान रखना, फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना भाई, लाइब्रेरी साइंस पर, पुस्तकालय विज्ञान पर पहली टेक्स्ट बुक। ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है कि फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान पर पहली टेक्स्ट बुक, पुस्तकालय विज्ञान पर पहली टेक्स्ट बुक, ध्यान रखना, पुस्तकालय विज्ञान पर पहली टेक्स्ट बुक। तो पहली टेक्स्ट बुक का नाम क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक का अगर पूछा जाए तो उसका नाम है द पंजाब प्राइमर। उसका नाम क्या है दोस्तों, द पंजाब प्राइमर। तो पंजाब प्राइमर अगर पूछा जाता है कि पंजाब प्राइमर क्या है, तो पंजाब प्राइमर ध्यान रखना है फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन लाइब्रेरी साइंस। तो पहली जो टेक्स्ट बुक है लाइब्रेरी साइंस की, और इसे जो प्रकाशित किया गया था, इसे प्रकाशित किया गया था 1916 में जो है, इसको जो है 1916 में इसको प्रकाशित किया गया था।
किसके द्वारा? तो जब आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, तो उस समय 1915 में पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा एक ऐसे अमेरिका से लाइब्रेरियन को बुलाया जाता है जिसका नाम है एडी डैक्सन, ध्यान रखना। और इसको लिखा गया था एडी डिकिंसन, सॉरी, एडी डिकिंसन के द्वारा, ध्यान रखना। तो एडी डिकिंसन के द्वारा पंजाब प्राइमरी को जो है, जो ये टेक्स्ट बुक है, इसको लिखा गया था। और ये प्रकाशित कब हुई थी? 1916 में ये प्रकाशित हुई थी। अब आपको पता है कि एडिन डिकिंसन भी, तो ध्यान रखना है, मेलविन डीवी का चेला था, मेलविन डीवी का शिष्य, मेलविन डीवी का क्या था? स्टूडेंट था। और एडी डिकिंसन भारत कब आया था? तो ध्यान रखना, भारत 1915 में आया था, आए थे, ठीक है। तो एडी डिकिंसन जो है अमेरिका में एक लाइब्रेरियन थे, और 1915 में पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा एडी डिकिंसन को अमेरिका से बुलाया गया था ताकि लाइब्रेरी साइंस के अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके। और पंजाब के अंदर आसपास जो भी लोग हैं जो लाइब्रेरियन बनना चाहते थे या लाइब्रेरियन के लिए कोई कोर्स कर रहे थे, उनको उन्होंने कोर्स भी फ्री करवाया। और लाइब्रेरी को कैसे चलाया जाता है, लाइब्रेरी को कैसे शुरू किया जाता है, लाइब्रेरी के अंदर किताबें कैसे व्यवस्थित की जाती हैं, तमाम जानकारी उन्होंने दी थी, जो है किसके द्वारा दी गई थी? एडी डिकिंसन के द्वारा, जो 1915 में पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा भारत में बुलाया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए आपके। अब हम बात करते हैं, ये 3 टॉपिक है, देखो। पहला टॉपिक है ये आपके फर्स्ट लाइब्रेरी जनरल, दूसरा टॉपिक है आपके फर्स्ट बुक ऑन लाइब्रेरी साइंस, और तीसरा टॉपिक है फर्स्ट टेक्स्ट बुक हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट पीएचडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फर्स्ट पीएचडी डिग्री। पीएचडी आप समझते हो, पीएचडी करने के बाद व्यक्ति के नाम के आगे डिग्री लगती है। तो पहली पीएचडी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, फर्स्ट पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस, इन लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान में पहली पीएचडी किसे मिली थी? पुस्तकालय विज्ञान में पहली पीएचडी, पहली पीएचडी डिग्री किसे मिली थी? ये कई बार सवाल पूछा जाता कि भाई हर सब्जेक्ट के अंदर एक आदमी ग्रेजुएशन करता, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो वो पीएचडी करता है। और तो उसी तरीके से लाइब्रेरी साइंस भी एक सब्जेक्ट है। तो पहली पीएचडी कब और किसके द्वारा दी गई थी? तो ध्यान रखना है कि पहली पीएचडी दी गई थी 1957 में। और कौन सी यूनिवर्सिटी? तो ध्यान रखना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। किसके द्वारा दोस्तों? दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा पहली पीएचडी जो है 1957 में दी गई थी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट पीएचडी डिग्री किसके द्वारा दी गई? तो फर्स्ट पीएचडी जो डिग्री है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1957 में दी गई थी। अब किस व्यक्ति को दी गई थी? तो ध्यान रखना है, तो डी.बी. कृष्ण राव, डी.बी. कृष्ण राव। तो ध्यान रखना है कि डी.बी. कृष्ण राव को पहली पीएचडी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो डी.बी. कृष्ण राव को पहली पीएचडी दी गई थी। और डी.बी. कृष्ण राव ने ये पीएचडी किसके अंडर में की थी? तो ध्यान रखना है कि अंडर द गाइडेंस ऑफ, गाइडेंस यानी मार्गदर्शन, अंडर द गाइडेंस ऑफ, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर S.R. रंगनाथन, डॉक्टर S.R. रंगनाथन। ठीक है ना, तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन के मार्गदर्शन में, डॉक्टर S.R. रंगनाथन के मार्गदर्शन में, तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन के मार्गदर्शन में डी.बी. कृष्ण राव ने पीएचडी की। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1957 में उनको क्या मिली दोस्तों? पीएचडी की उपाधि मिली थी, पीएचडी की डिग्री मिली थी। अब आपको पता है कि जब पीएचडी करते हैं तो एक थीसिस लिखते हैं, तो थीसिस का सब्जेक्ट क्या हो सकता है?
तो थीसिस इन्होंने लिखी थी डीबी कृष्ण राव के द्वारा, थीसिस लिखी गई थी। तो थीसिस उन्होंने किस पे लिखी थी? तो एक पीएचडी करते हैं, हमें हमेशा करते हैं तो एक चीज पर रिसर्च करते हैं। तो इन्होंने रिसर्च की थी फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो उनके थीसिस का नाम क्या था? फैसेट एनालिसिस ऑफ डेप्थ, ठीक है ना। फैसेट एनालिसिस ऑफ डेप्थ, ये कई बार सवाल पूछा जाता कि थीसिस क्या थी डीबी कृष्ण राव की, जो उन्होंने पीएचडी के दौरान लिखे थे। तो सही आंसर होगा फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन, डेप्थ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिलाकर आपको ये पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी में फर्स्ट पीएचडी किनको दी गई, किसके द्वारा दी गई, कब दी गई थी, किसके मार्गदर्शन में दी गई थी, और थीसिस का विषय क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सेकंड पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस, क्या भाई लाइब्रेरी साइंस में सेकंड पीएचडी किसे दी गई थी? पुस्तकालय विज्ञान में दूसरी पीएचडी, ठीक है ना। तो पुस्तकालय विज्ञान में दूसरी पीएचडी किसके द्वारा दी गई थी? तो आपको पता होना चाहिए पुस्तकालय विज्ञान में दूसरी जो पीएचडी है वो दी गई थी 1977 में, और किसके द्वारा दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए पंजाब यूनिवर्सिटी, किसके द्वारा दोस्तों? पंजाब यूनिवर्सिटी। 1977 में पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा दूसरी पीएचडी पुस्तकालय विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में दी गई थी, ठीक है। अब पूछा जाता है किस व्यक्ति को दी गई? तो आपको पता होना चाहिए दी गई थी पांडे एस के शर्मा। किसको दी गई थी दोस्तों? पांडे एस के शर्मा, ठीक है ना। तो पहली पीएचडी दी गई थी डीवी कृष्ण राव को, अब दूसरी जो पीएचडी दी गई थी पांडे एस के शर्मा को सेकंड पीएचडी दी गई थी। अब ये पूछा जाता है कि उन्होंने किसके मार्गदर्शन में पीएचडी की थी? अंडर द गाइडेंस ऑफ, ठीक है ना। तो पांडे एस के शर्मा ने किसके अंडर में पीएचडी की थी? अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर, हाँ ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है कि भाई कोई भी पीएचडी करता है तो किसी न किसी प्रोफेसर के अंडर में करता, तो डॉक्टर जे.एस. शर्मा, इसमें क्या आएगा? डॉक्टर जे.एस. शर्मा। तो डॉक्टर जे.एस. शर्मा के अंडर में जो है इन्होंने पांडे एस के शर्मा ने पीएचडी की थी। गाइडेंस का मतलब होता मार्गदर्शन में की थी। अब ये पूछा जाता है कि जब इन्होंने पीएचडी की थी तो पीएचडी में उन्होंने जो रिसर्च किया था, और रिसर्च में जो उन्होंने थीसिस लिखा था, वो थीसिस लिखा था एक्सपांशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी। थीसिस का नाम क्या था? एक्सपांशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी, एक्सपांशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी के लिए उन्होंने उसमें थीसिस लिखा था, इस पर उन्होंने थीसिस लिखा था, ठीक है दोस्तों। तो आज की ये हमारी जो लाइब्रेरी साइंस की जो बेसिक क्लास है, इसका यह 5वां दिन है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को ये पढ़ाना कि आपको पता चले कि लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि जब तक आप समझ में नहीं आएगा कि कैसे पढ़ा जाता है, कहाँ से पढ़ा जाता है, नोट्स कैसे बनाया जाता है, तब तक आप हमेशा इसमें कंफ्यूजन ही रहोगे। तो जो भी मैंने थ्योरी पढ़ाई है, आप एक बार इनका हैंड रिटन नोट्स बनाइए अपने नोटबुक में, और नोट्स बनाने के बाद 2-3 बार अगर आप रिवीजन कर लोगे, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और हमारा एक टैगलाइन है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। हम ये चाहते हैं कि हम 2 बार पढ़ाते हैं, इसलिए आप लोगों को पहला हम पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है ना। तो रिकॉर्डेड क्लासेस इसलिए पढ़ाते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप वहां से सिलेबस पूरा कर सके।
तो रिकॉर्डेड क्लासेस में क्या होता है कि हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, और पीडीएफ के नीचे क्या दिया हुआ है दोस्तों, टेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, पहले पीडीएफ से आप क्या बनाइए, नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के बाद टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपका सिलेबस पूरा हो जाता, ठीक है ना, तो सिलेबस पूरा कीजिए। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस सिलेबस पूरा कीजिए, क्योंकि रिकॉर्डेड जो क्लासेस है वो हमने बायलिंगुअल पढ़ाई है। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ाए हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइव एमसीक्यू वाली क्लास जरूर देखनी है। लाइव एमसीक्यू बैच है, जिसमें हमने हर एक टॉपिक का क्या दोस्तों, रिवीजन करवाया है, फिर उसके बाद उस टॉपिक का एमसीक्यू करवाया है, ताकि आपका टॉपिक जो है 100% क्लियर हो सके। और दोस्तों आपको पता है कि हमने ईएमआरएस का कोर्स शुरू किया था, तो हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया से करीबन पूरे भारत में 100+ विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था। वो विद्यार्थी हमारे साथ रहकर तैयारी की थी। तो आप भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले 10 बेसिक क्लास जरूर देखें। क्लासेस देखने के बाद आप नोट्स बनाएं, आप कितना समझ में आता है, कितना याद होता है। तो हमने स्पेशली ईएमआरएस का बैच शुरू कर दिया है। तो आप सभी एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। ऑनलाइन स्कूल इंडिया डाउनलोड करने के बाद आप उसमें जाके डेमो क्लास जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। और जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, और जो जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, या वो लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको ईएमआरएस के पुराने पेपर चाहिए, आपको लगता है कि मुझे ईएमआरएस के पुराने पेपर चाहिए सबके लेटेस्ट, क्योंकि देखो दोस्तों, अभी जो जिस तरीके से 2022-23 में जो भी पेपर हो रहे, पेपर के अंदर थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। तो स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो आप सभी लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप जो है ये तीनों किताबें घर बैठे मंगा सकते हैं। इन तीनों किताबों की बात क्या है दोस्तों, ये पूरा बायलिंगुअल कंटेंट है। क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है, और आंसर हमने उसी पेज के अंदर दिए, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर इस किताब को आपको घर बैठे मंगाना है, तो आप हमारा एक ऐप है राजदीप बुक डिपो का, माई बुक पिकअप। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऐप है दोस्तों, तो माई बुक पिकअप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस किताब का लिंक चाहिए, तो आप एक एप्लीकेशन, एक नंबर है 8949992361। ठीक है, इन तीनों किताबों के ऊपर ऑफर चल रहा है। इन तीनों किताबों के ऑफर चल रहा है। ये किताबें अब 900 की जगह 550 में, ठीक है ना, ओनली 550 रुपये में ये किताबें पूरे भारत में, ये तीनों किताबें 550 में, डिलीवरी फ्री है, डिलीवरी चार्ज फ्री है। ये तीनों किताबें अब 550 में पूरे भारत में, अगर आप कहीं भी बैठे हो, आपको घर बैठे आपको ये तीनों किताबें आपके आ जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इससे आपके अंदर इन तीनों किताबों को पढ़ने से आपके अंदर एक और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, एक आत्मविश्वास जगेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।